गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम लोगों ने बात कर लिया है फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, आप लोग ध्यान दिए होंगे कि फोटोसिंथेसिस के दौरान हमने बना लिया था 6 कार्बन का C6H12O6। इसके बनने के बाद अब शुरुआत होती है रेस्पिरेशन की, यानी उसके डाइजेशन के द्वारा हमें कैसे एनर्जी मिलेगी, इसकी शुरुआत होती है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि फोटोसिंथेसिस आप सबको समझ में आ गया होगा। आ गया है फोटोसिंथेसिस समझ में सबको? चलिए, सबसे पहले रेस्पिरेशन किसे कहते हैं हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। अच्छा, आज से आप लोगों की अटेंडेंस भी शुरू हो जाएगी। आप लोगों को जब मैं कहूँगा तब आप लोगों को चैट बॉक्स में यस सर अपना नाम लिख करके भेजना है। ठीक है, अपना नाम लिखेंगे फिर यस सर लिखेंगे। जब मैं स्विच ऑन करूँगा, यहाँ से कहूँगा आप लोगों को, तभी आप लोग ये काम करिएगा। ठीक, रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है जिसके दौरान फूड जो हम लोग बना के रखते हैं, जो प्लांट के केस में हम अगर बात करें तो जो प्लांट C6H12O6 बना करके रखे हुए हैं, आप लोगों को याद होगा कि एक मॉलिक्यूल 3PG उन्होंने सेव करके रखा था जो बाद में कन्वर्ट कर लिया गया था ग्लूकोज में। उसको सेव करके रखते हैं, उसको तोड़ने से जो एनर्जी मुक्त होगी वही चाहिए हमें इस प्रक्रिया में। पूरी प्रक्रिया को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। लिख लीजिए, respiration is the oxidative process. Respiration is the oxidative process process in which organic substances are oxidized. Organic substances are oxidized and energy is released. Energy is released. This energy is utilized for the formation of ATP. This energy is utilized for the formation of ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम लोग क्वाइन ऑफ एनर्जी कहते हैं। क्वाइन ऑफ एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा का सिक्का कहते हैं ना, सुना है आप लोगों ने? एटीपी को क्वाइन ऑफ एनर्जी कहते हैं, ऐसा आप लोगों ने सुना है? यस सर। चलिए, तो अब रेस्पिरेशन की प्रोसेस पता चल गई कि हम किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, उससे एनर्जी निकलेगी और उस एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग एटीपी के फॉर्मेशन में करें तो हम कह सकते हैं कि वह रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है। ठीक, रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है। लेकिन जरा रेस्पिरेशन से एक स्टेप पहले चलते हैं। अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि मेटाबॉलिज्म बढ़ाना चाहिए इफ़ यू वांट टू लूज वेट, ऐसा सुना है आप लोगों ने? मेटाबॉलिज्म किसी का स्लो होता है, किसी का फास्ट होता है, ऐसा सुना है आप लोगों ने? यस सर। जी, तो ऐसा आप लोगों ने सुना है। मेटाबॉलिज्म किसे कहेंगे यह जान जाएंगे आप लोग, तो बाकी चीज़ें जान जाएंगे। मेटाबॉलिज्म किसे कहेंगे फिर? कौन बताएगा मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? सर, हमारे अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेस होते हैं डाइजेशन। बेटा बहुत नज़दीक पहुंच चुकी हो, बहुत अच्छा बता रही हो, नज़दीक पहुंच चुकी हो। थोड़ा सा और कोशिश करोगी तो पता चल जाएगा।
चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। हाँ एक एक करके बच्चा फिर से बोलो, कौन बोल रहा है? हाँ कीर्ति बताइए। फूड को मतलब ऑक्सीडाइज करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो उसे तो रेस्पिरेशन कहेंगे ना। एक मिनट गुड़िया, एक मिनट। हाँ कीर्ति से बात हो रही है। कीर्ति, उसे तो रेस्पिरेशन कहेंगे ना। फिर रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म में क्या फ़र्क रहा? हाँ गुड़िया अब आप बताइए। जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो लिविंग सेल्स को परफॉर्म मतलब डेली लाइफ की जो रिएक्शंस मतलब जो डेली लाइफ की प्रोसेस होती है उसको मेंटेन करने के लिए जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मैं कह सकता हूँ कि बहुत नियर पहुँच चुकी हैं आप। पिछले भी उन्होंने भी बहुत अच्छा बताया था, नियर पहुँच चुके हैं आप लोग। देखिए मेटाबॉलिज्म का बहुत सिंपल अर्थ है, यह एक ग्रीक वर्ड से लिया गया जिसका मतलब होता है चेंज। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है चेंज। कीर्ति आप रेस्पिरेशन की ही प्रोसेस बता दिए थे, मैं आपको बताता हूँ मेटाबॉलिज्म किसे कहेंगे। इसको हटा रहे हैं। देखिए बच्चों, मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है, अगर हम हेडिंग लिख दें मेटाबॉलिज्म तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड which means change, जिसका मतलब हुआ परिवर्तन। ठीक है बच्चों, चेंज। अब चेंज भी यानी कि मेटाबॉलिज्म भी दो प्रकार के हो जाएंगे। एक जिसमें किसी चीज़ को कच्चे माल से कोई दूसरा माल बना दिया जाए, या उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि ईंट पत्थर को जोड़ जोड़ के मकान बना दिया जाए तो उसमें एनर्जी लगेगी, इसे कहेंगे एनाबॉलिज्म। एक दूसरी प्रोसेस होगी कैटाबॉलिज्म, जब मकान तोड़ेंगे उससे एनर्जी रिलीज होती है और उसको कहेंगे कैटाबॉलिज्म। तो मेनली मेटाबॉलिज्म दो प्रकार के हो सकते हैं, पहला होगा एनाबॉलिज्म, दूसरा होगा कैटाबॉलिज्म। अब अगर हम मेटाबॉलिज्म देख लें, दूसरा होगा कैटाबॉलिज्म। यहाँ पे एक तीसरा भी होगा एम्फीबॉलिज्म, इनके बीच में। ठीक है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के क्रॉस रोड्स पर बीच में एक और केमिकल प्रोसेस होगी, एक और प्रक्रिया होगी मैकेनिज्म की, जिसे बोलेंगे एम्फीबॉलिज्म। ठीक है, या एम्फीबोलिक मेटाबॉलिज्म। ठीक है बच्चों, एनाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ? एनाबॉलिज्म का मतलब हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल कंपाउंड्स, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू प्रोसीड टू फॉर्म एनी केमिकल कंपाउंड देन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक, तो यहां पे क्या होगा? किसी भी चीज की सिंथेसिस या फॉर्मेशन होगा। synthesis of chemical compounds, ठीक। और यहाँ क्या होगा? जब सिंथेसिस होगी तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब बात करते हैं कैटाबॉलिज्म के में। यह ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स अकर, यहाँ की सिर्फ यहाँ की बात करें बच्चों, ऊपर लिख रहे, नीचे जगह नहीं बची है। और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी।
एनर्जी रिलीज होगी। दिखाई दे रहा है आपको? यहां पे इन दोनों के क्रॉस रोड्स पे द प्रोसेस अकर ऑन द क्रॉस रोड्स ऑफ एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। सपोज करिए तो यहां पे जो प्रोसेस होगी उसे कहेंगे, अगर ये एनाबोलिज्म की लाइन है और अगर ये कैटाबोलिज्म की लाइन है, तो यहां पे क्या होगा? एम्फीबोलिज्म। ठीक है, ऐड देखते हैं आगे की प्रक्रिया में बताएंगे कौन क्या चीज बनाएगा, कौन क्या उसके उदाहरण है। ठीक, एम्फीबोलिज्म का उदाहरण आपको मिलेगा सिट्रिक एसिड साइकिल में। आगे बताएंगे रेस्पिरेशन के दौरान ही सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक, एनाबोलिज्म में सिंथेसिस हुई थी, तो जब हम लोग C6H12O6 बना रहे थे वो एनाबोलिज्म का उदाहरण हो जाएगा। कैटाबोलिज्म में पूरी रेस्पिरेशन की प्रोसेस जिसमें हम ब्रेक डाउन करेंगे C6H12O6 को, वो आ जाएगा। ठीक, यह प्रक्रिया पूरी समझ में आ गई। मेटाबॉलिज्म समझ में आ गया। अब जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, कहते हैं जब मेटाबॉलिज्म स्लो है, इट मीन्स उसमें दो समस्याएं हैं। या तो उसका एनाबॉलिज्म स्लो होगा, खाना खाने के बाद से जो सिंथेसिस C6H12O6 का निर्माण होना धीरे शुरू हो, या फिर अब चूंकि हम इंसानों के केस में बात करें तो हम अपना भोजन खुद बना नहीं सकते, हम तो डिपेंडेंट हैं। हमारे में सिर्फ एक ही प्रक्रिया हो सकती है, वो है कैटाबोलिज्म की प्रोसेस। कैटाबोलिज्म मतलब हम खाना अलग से ले लेते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ध्यान दीजिए, लेकिन पेड़ पौधों में एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों पाया जाएगा। उन्हें तो सूरज की रोशनी से खाना बनाना है, जब सिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू होगी तो एनाबोलिज्म शुरू हो जाएगा। जब कैटाबोलिज्म की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो खाना टूटना शुरू होगा, जो बचा हुआ फूड है, स्टोर फूड है, उसे तोड़ के एनर्जी ATP बनाएगी। तो ये दोनों प्रक्रिया एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म किस में पाई जाएगी? पौधों के केस में पाई जाएगी, प्लांट के केस में पाई जाएगी। इंसानों के केस में सिर्फ और सिर्फ कैटाबोलिज्म की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक, समझ में आ गई बात इतनी? ठीक, बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन हो गया है कि भाई ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करना, उससे ATP बनाना, एनर्जी भी निकलेगी, उस एनर्जी का इस्तेमाल हम ATP के फॉर्मेशन में करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब रेस्पिरेशन भी दो तरह से हो सकता है भाई। ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया है वह दो प्रकार से होती है, या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो या ऑक्सीजन की एब्सेंस में। इफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरा किसे कहेंगे? जब एब्सेंस हो जाए ऑक्सीजन की तो उसे कहेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब 11:30 हो रहे हैं बच्चों। ठीक 12 बजे के आसपास वो ऑन हो जाएगा आपका अटेंडेंस, तो आप लोग उसे प्लीज़ देख लीजिएगा। आप लोग वहाँ पे यस सर अपना नाम लिखिएगा, फिर यस सर लिखिएगा और सब भेज दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों की अटेंडेंस आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे थे कि भाई रेस्पिरेशन कितने प्रकार के होंगे। तो दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से? एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक। ठीक, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? ऑक्सीजन इज इसेंशियल, द रेस्पिरेशन अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। द रेस्पिरेशन occur in
प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, तो वहाँ पे एनारोबिक हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनारोबिक के बारे में, ये सब आपके सिलेबस में है। तो हेडिंग डालिए एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। हम लोग का विशेष एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट और एनिमल दोनों में ही भी होता है। हम लोग चूँकि बॉटनी क्लास है इसलिए विशेष एम्फेसाइज हमारा प्लांट पे ही होगा, लेकिन कुछ चीज़ें इंसानों में भी होती हैं जहाँ पे थोड़ा डेविएशन होगा और चीज़ें इंटरेस्टिंग होंगी तो मैं आपको इंसानों के बारे में भी बता दूंगा क्या अंतर है, ठीक, ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हेल्प हो जाए। देखिए अब हम यहाँ पे हेडिंग में ऐड कर दिए एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ, बताइए। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए भैया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कहाँ होता है यह देख लेते हैं। पहले तो एरोबिक रेस्पिरेशन का हम लोग केमिकल फार्मूला लिख लेते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर अभी वाइवा लेने सर आपका आएंगे प्रैक्टिकल का तो आपसे जरूर पूछेंगे अगर रेस्पिरेशन का प्रैक्टिकल रखा गया है तो होगा क्या। रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीडेशन करेंगे हम लोग, C6H12O6 को ऑक्सीडाइज कर देंगे हम लोग, किसमें, 6CO2 6H2O, ठीक, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकल जाएगी, या एनर्जी लिख दीजिए, एनर्जी। कभी कभी बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं टीचर्स तो आप यहाँ बता दीजिएगा कि सर 686 किलो कैलोरी रिलीज होती है एक मॉलिक्यूल C6H12O6 के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से। कंप्लीट ऑक्सीडेशन से, ठीक। अब जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, एनर्जी निकली, इससे कितना एटीपी बनाया जा सकेगा। अभी हमने आपसे बताया कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस की डिफिनीशन जो है वह यह है कि प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू रिलीज एनर्जी सो दैट वी कैन कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू एटीपी। तो अब यहां से निकली हुई एनर्जी को एटीपी में भी तो कन्वर्ट करना है, तो यह एटीपी आगे चल के ये जो एनर्जी है इस एनर्जी का कन्वर्ट किया जाएगा। अगर कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिलेगा यहां से लिख लेते हैं बच्चों, यहां से कन्वर्ट करते हैं अगर तो हमें मिलेगा 32 एटीपी। एनर्जी को जो यहां निकली है वापर रिएक्शन में, इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो 30 से लेकर के 32 एटीपी फॉर्मेशन होगा या फॉर्म होगा। क्यों 30 से 32 एग्जैक्ट निकलना चाहिए। 686 किलो कैलोरी आपके पास अगर है तो आपको या तो 30 निकलना चाहिए या तो 32 निकलना चाहिए। क्यों ऐसा होता है, कारण है इसका। आप लोग पैसेंजर ट्रेन से चलें, शताब्दी एक्सप्रेस से चलिए, हवाई जहाज से चलिए, दोनों के दामों में अंतर है कि नहीं है? है अंतर? यस सर। अंतर नजर आता है, ठीक। दाम में भी अंतर है और ट्रैवल टाइम में भी अंतर है। पैसेंजर थोड़ा देरी से पहुंचाएगी, शताब्दी उससे तेज पहुंचाएगी, हवाई जहाज सबसे तेज पहुंचा देगी, ठीक। वो अलग बात है, दुर्घटना हुई तो सबसे तेज आप निकल भी लेंगे, कभी कभी होती है दुर्घटना।
तो दुर्घटना ना ही हुई तो सबसे फास्ट पहुंच जाएंगे गंतव्य तक। 30 ATP डिफरेंट तरह के सटल सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे इसी प्रक्रिया में जब रेस्पिरेशन थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, थोड़ी जानकारी आपकी और आगे बढ़ जाएगी, तब आपको बताया जाएगा सटल सिस्टम। कौन से सटल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है ATP के बनाने में, इससे डिपेंड करता है कि 30 ATP बनेगी कि 32 ATP बनेगा। ठीक है, इसका लॉजिक याद रखिएगा। कोई भी पूछ सकता है आपसे कि 30 और 32 क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि कौन सा सटल सिस्टम, कौन सा ट्रैक इस्तेमाल किया गया, वे रास्ता कौन सा अपनाया गया है, पैसेंजर ट्रेन या हवाई जहाज, इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा ATP, कितने ATP बनेंगे। ठीक, लिखते जाइएगा। ये रिएक्शन लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 मुख्य चीज़ें होंगी, 3 मुख्य प्रोसेसेस होंगे। पहला होगा ग्लाइकोलिसिस, दूसरा होगा सिट्रिक एसिड साइकिल और तीसरा होगा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक, सबसे पहले दिस इन्वॉल्व 3 मेजर फिनोमिना। पहला जिसे हम कह रहे हैं ग्लाइकोलिसिस, बी कहेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल या HA क्रेब साइकिल। इसे कई नाम है बच्चों, क्रेब साइकिल भी कहते हैं। या TCA साइकिल भी कहेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। सी कहेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक, ध्यान रहे कि रेस्पिरेशन क्यों हो रहा है। यह बात पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको ध्यान रहनी चाहिए। क्यों रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ी बच्चों? रेस्पिरेशन की जरूरत सिर्फ और सिर्फ इसलिए पड़ी है क्योंकि हमें कैटाबोलिज्म यानी कि जो फूड मटेरियल खाए हैं उसको तोड़ना है, उससे एनर्जी को मुक्त कराना है, रिलीज कराना है, और उस एनर्जी का इस्तेमाल किस लिए करना है? ATP के निर्माण के लिए करना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप लोग बताइए, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट नाम सुना है आप लोगों ने? बहुत थकी हुई आवाज में यस सर का क्या मतलब है? सुबह सुबह का समय है, आवाज में तो कम से कम दम रहे। अच्छा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जो मुख्य अंतर है, कुछ अंतर बताइए। अच्छा, और जो मेरे काम का होगा मैं उसी को लिखूंगा यहाँ पे, आप बताते चलिए। सर ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होते हैं सर। हेमेंद्र बोल रहे हैं? यस सर, और ये सर इनवेंट ओल्डली फॉर्म होते हैं सर, इसमें न्यू फीचर नहीं होते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप एक बार और किताब पढ़िएगा। और कोई बताना चाहेगा? कोई नहीं बता? सर इसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है सर। बहुत बढ़िया बता दिए बच्चों। साइटोप्लाज्म होता है। अब आप हमारे सम्मुख नहीं है, नहीं तो आपके चरण स्पर्श कर लेते हम। इतनी मेहनत से पढ़ाया था, सब भूल गए ना आप लोग, वेस्ट हो जाती है एनर्जी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ कहा है तो बोल लो। सर इसमें लाइसोसोम एंड प्रॉक्सिमोसोम एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक में,
ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। ये सब कुछ बता रहे हो, एक मुख्य लाइन नहीं बता रहे हो। ये सब एक ही चीज का कारण है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। नो नो, स्टॉप एवरीबॉडी, मेरी बात सुनिए। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स किस में पाए जाएंगे ये बताइए बस। यहां से लिखते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। यहां भी लिखिए, मेम्ब्रेन बाउंड सेल किस में प्रेजेंट है, किस में एब्सेंट है? इसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट है इसमें। अगर आपको ध्यान हो तो माइनस का मतलब मैंने आपको एब्सेंट बताया था। प्लस का मतलब, तो क्या मैंने सही लिखा है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, गलत लिखा है। मैंने यहां लिखा है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट, सही है या गलत है? यूकैरियोट्स दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, मैंने उसके नीचे लिखा है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट, सही है या गलत है? सही है। तो जब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में, तो वो सारे ऑर्गेनेल, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो, लाइसोसोम हो, जिसमें मेम्ब्रेन है, वो सब केवल और केवल यूकैरियोट में पाई जाएगी। नहीं पाई जाएगी तो किसमें? प्रोकैरियोट में। कौन ये कह रहा था सिंपल स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर? व्हाट इज दिस? सिंपल स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। ये तो लेमैन की डिफिनीशन हुई, ये मैंने नहीं बताया था आप सबको। ठीक, आप लोग प्लीज, और कीर्ति मैं आपसे ऐसी आशा नहीं करता हूं, आप प्लीज इसको देखिएगा। कीर्ति, हेमेंद्र, ध्यान से देखिए भाई, फिर से पढ़िए आप लोग। चलिए यहां हटाते हैं, ध्यान दीजिएगा कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स अगर पाए जाते हैं तब तो ठीक है, लिखते जाइए। ग्लाइकोलिसिस कहां होगी? साइटोसोल में होगी। ग्लाइकोलिसिस कहां होगी? साइटोसोल में होगी। प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में साइटोसोल में ही होगी। ठीक, चलिए सिट्रिक एसिड साइकिल कहां होती है बताएंगे कोई? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सिट्रिक एसिड साइकिल कहां होगी? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन प्रोकैरियोट के केस में तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल पाए नहीं जाते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया पाई नहीं जाएगी। तो अगर प्रोकैरियोट के केस में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है लेकिन सिट्रिक एसिड साइकिल तो चलेगी चलेगी, कहां होगी फिर? साइटोसोल में होगी। ये होगा इन केस ऑफ यूकैरियोट, इन केस ऑफ यूकैरियोट, बट इन प्रोकैरियोट्स किस में होगा? साइटोसोल में। फिर से ध्यान से, जब आप लोग वीडियो देखिएगा तो ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूं सिट्रिक एसिड साइकिल अगर यूकैरियोट के केस में हो रही है तो वह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगी, क्योंकि वहां पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। लेकिन अगर प्रोकैरियोट के केस में हो रही है तो ध्यान से सुनिए, वहां मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, और नहीं पाए जाने के कारण प्रोकैरियोट में भी ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल, ये सभी क्रिया साइटोसोल में होगी। ठीक है, अच्छा अब बातें ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन पे। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन यूकैरियोट के केस में, यूकैरियोट के केस में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होती है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल
मेम्ब्रेन पर होती है। ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होगी, लेकिन वो तो तब होगी ना जब वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और उसकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। जब माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो इनर मेम्ब्रेन भी पाई जाएगी। जब इनर मेम्ब्रेन पाई जाएगी तो वहां पर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की प्रक्रिया होगी। लेकिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। जब माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तब कहां होगा? तब होगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा ही, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्चों ये CSIR के पार्ट बी में ना जाने कितनी बार 2 नंबर में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। प्रोकैरियोट में ध्यान दीजिए, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। मेरे साथ साथ बोलिए, क्या होते हैं प्रोकैरियोट में? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। अच्छा, जब यहां नहीं होंगे बच्चों प्रोकैरियोट के केस में, तब आप बताइए माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल होगा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा। जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तब ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की प्रक्रिया कहां होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। प्रोकैरियोट के केस में कहां होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। क्या? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की प्रोसेस। ठीक, यहां तक नोट कर लिए। अब आइए ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के केस में कहां होने को है? साइटोसोल में। तो हमने बताया था आप लोगों को कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के लिए ग्लूकोज से शुरुआत होगी। ग्लाइकोलाइसिस किसे कहेंगे? लिसिस ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। लिसिस ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लूकोज है C6H12O6। ठीक, देख रहे हैं आप लोग? ग्लूकोज जो है हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ग्लूकोज जो है हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, मैं जरा कलर्ड पेन ले लूं। हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज जो है हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक एटीपी खर्च करेगा, एक एटीपी खर्च होगी और कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ठीक है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बना। एंजाइम कौन सा था? हेक्सोकाइनेज। एटीपी कन्वर्ट हुआ किसमें? एडीपी में। एक एटीपी खर्च हो गई। चलिए, यहां पे एक आयन भी मौजूद होगा, वो होगा मैग्नीशियम आयन।